हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में आप लोग के लिए जो बिहार में लेखपाल यानी कि अकाउंटेंट कम आईटी असिस्टेंट की वैकेंसी आई है, इसके एग्जाम्स होने वाले हैं आप लोगों के। उसके लिए प्रैक्टिस सेट मैं लेकर के आई हूँ, जिसमें कि आप पहले उस चीज के बारे में थोड़ा सा समझ लेंगे कि क्या है, और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उसको भी मैं करवा दूंगी, जिससे कि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए एग्जाम के लिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेखांकन के आधारभूत सिद्धांत, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। तो जब भी हम बात करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग की कि क्या होते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट, तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि जब भी बात किसी भी चीज की आएगी, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं उनके, कुछ अपने सिद्धांत होते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, उसके अकॉर्डिंग काम किया जाता है किसी भी चीज में, किसी भी विषय में, किसी भी सब्जेक्ट में। तो जब बात हम अकाउंटिंग की कर रहे हैं, अकाउंटिंग क्या होती है, तो सिंपल से आप लोग को पता ही होगा, कुछ फाइनेंशियल और कुछ वित्तीय लेन देन होते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं, और कुछ आप लोगों के क्या हो जाते हैं, नॉन फाइनेंशियल हो जाते हैं। तो जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जो वित्तीय लेन देन किए जाते हैं किसी भी कंपनी में, उनका एक रिकॉर्ड रखना इंपॉर्टेंट होता है, उनका लेखा रखना इंपॉर्टेंट होता है, वही क्या कहलाता है आप लोग का, अकाउंटिंग कहलाती है। तो क्या आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि अकाउंटिंग क्या होती है। अब किस तरह से रखी जाती है, तो उसके कुछ अपने प्रिंसिपल्स होते हैं। क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, आइए देखते हैं। लेखांकन सिद्धांतों के प्रकार कि क्या प्रकार होते हैं, किस तरह से इसको रखा जाता है। तो लेखांकन सिद्धांत की जब बनाने की बात आई, तो आपको पता ही है अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से काम किया जाता है। हमारे कुछ अलग रूल्स रेगुलेशंस हैं, अदर कंट्रीज में अलग है। तो कुछ ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट निकाले गए जिससे वो सब जगह लागू होते हों, जिससे कि जो भी इंस्टीट्यूशंस है, कंपनीज हैं, उन सब के अकाउंट्स रखने में कुछ सिमिलैरिटीज हो, जिससे कि आपस में कंपेयर करना, तुलना करना आसान हो सके। तो इसके लिए जो आपका लेखांकन के कुछ सर्वमान्य सिद्धांत या सामान्य सिद्धांत प्रतिपादित किए गए थे, जिन्हें कहा जाता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। क्या बोला जाता है, इसको हम गैप कहते हैं। इसकी फुल फॉर्म हो जाती है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, यानी लेखांकन के सामान्य या फिर सर्वमान्य सिद्धांत। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होते हैं और कितने टाइप की होते हैं, बात ये आती है। तो अब हम टाइप में देखें तो कुछ आधारभूत संकल्पनाएं या फिर अवधारणाएं होती हैं, जिसको assumptions या फिर कॉन्सेप्ट बोला जाता है। कुछ आधारभूत सिद्धांत होते हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स कहलाते हैं, और कुछ परिवर्तनशील सिद्धांत होते हैं, मॉडिफाइंग प्रिंसिपल्स आते हैं। इसमें से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में जिससे रिलेटेड क्वेश्चन एक जरूर आएगा, 100% गारंटी है कि इसमें से एक क्वेश्चन आपका जरूर आएगा। कभी कभी मैचिंग में दे देता है कि आपको पूछेगा कि जैसे क्लोजिंग स्टॉक है, तो वो किस अवधारणा है, किस कॉन्सेप्ट के तहत उसकी जो है दिखाया जाता है अकाउंट्स में, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा कॉन्सेप्ट होगा या कौन सा प्रिंसिपल होगा। क्वेश्चन इस तरह से बनता है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें जो आपके बेसिक अजम्पशन या फिर कॉन्सेप्ट दे रखे हैं कि वो क्या है। तो सबसे पहले जो इसमें दे रखा है, व्यापार की पृथक इकाई की संकल्पना, सेपरेट बिजनेस इनिशिएटिव अजम्पशन। नाम से क्लियर हो रहा है, सेपरेट बिजनेस इनिशिएटिव, किसी बिजनेस को अलग तरह से देखना। मीन्स कहने का ये है कि एक व्यापारी होता है, बिजनेसमैन होता है, और दूसरा उसका बिजनेस होता है। उन दोनों को अलग अलग, जैसे कि कंपनी के बारे में कहा जाता है कि कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल बॉडी है, एक कृत्रिम व्यक्ति है, और उसका जो भी सदस्य हैं उसके साथ जो उसके अंशधारी होते हैं, जो उसको चला रहे होते हैं, जो उसके संचालक होते हैं, उसका उस कंपनी से कोई भी लेना देना नहीं होता। उनके आने जाने पर कंपनी के अस्तित्व पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। किसी की डेथ हो जाती है या फिर कोई नया पार्टनर आ रहा है, किसी की डेथ हो जाती है, कोई नया आ रहा है कंपनी में शेयर होल्डर, तो उससे कंपनी को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कंपनी वैसे ही चलती रहती है। तो यहाँ पर भी ये अजम्पशन है कि बिजनेस को जो चला रहा है उससे अलग देखा जाता है, दोनों एक ही नहीं होते हैं। और एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये होता है कि जो एक व्यापारी होता है स्वयं, वो उस व्यापार में उस बिजनेस का लेनदार की तरह होता है, क्रेडिटर की तरह होता है। दूसरी आ जाती है चालू व्यापार की संकल्पना, गोइंग कंसर्न अजम्पशन। इसमें क्या रहता है, इसमें माना जाता है कि जो बिजनेस है वो लगातार चलता रहेगा, एक इनफिनिट टाइम तक चलता रहेगा, अनंत काल तक चलता रहेगा, जिससे कि कभी वो बंद नहीं होगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो वहां पर जब हम अकाउंट्स अपने बनाते हैं, रखते हैं, तो वहां पर बहुत सी चीजों को ध्यान में रखा जाता है। इसमें जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं, उनको जो बैलेंस शीट हम बनाएंगे उसके लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता है। जो प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं उनको भी जो बैलेंस शीट हम बना रहे हैं उसके एसेट साइड में दिखाया जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछता है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को कहाँ दिखाया जाएगा, तो आपको उससे भी आंसर मिल जाएगा, कहाँ दिखाएंगे, लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे हम बैलेंस शीट के। और साथ में जो
बिजनेस की फिक्स्ड एसेट्स होती हैं उसमें से डिप्रिसिएशन को लेस कर दिया जाता है, लेस करने के बाद दिखाया जाता है। ये भी ध्यान में रखिएगा, पूछ सकता है एग्जाम में। और अगर जो भी लॉस हुआ है, नेट लॉस हुआ है, उसको जो कैपिटल होती है, बैलेंस शीट आप बनाएंगे उसमें जो कैपिटल लिखी जाती है उसमें से लेस कर दिया जाता है। तो ये आपकी कौन सी हो जाएगी, गोइंग कंसर्न अजम्पशन हो जाएगा। इससे भी क्वेश्चन बहुत बनते हैं। उसके बाद आ जाता है थर्ड वाला, मुद्रा मापन की संकल्पना, मनी मेजरमेंट अजम्पशन। इसमें क्या रहता है, इसमें केवल उन्हीं लेन देनों का, उन्हीं ट्रांजैक्शंस का लेखा किया जाता है जिसको कि मुद्रा में मापा जा सके। मीन्स कि ओनली दोज ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स विच आर कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ मनी। इसको कि आप मनी के टर्म में एक्सप्रेस कर सकें, उनका कुछ मूल्य निकाल सकें, उसी मूल्य को, उसी वैल्यू को ही हम जो अकाउंट्स बनाते हैं उसमें दिखाते हैं। ये हो जाएगा आपका थर्ड, मुद्रा मापन की संकल्पना। जो भी नहीं होंगे कि जिन्हें हम जो है माप सके तो उसे हम नहीं दिखाएंगे अपने अकाउंट्स में। उसके बाद आ जाता है लेखांकन अवधि की संकल्पना, अकाउंटिंग पीरियड अजम्पशन। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक लेखांकन जो होता है वो उसकी अवधि क्या रहती है। तो आपको पता ही होगा कि जो बिजनेस होता है उसका वैसे तो दो पर्पस होते हैं कि हमें समाज का कल्याण भी करना है और उसके करते हुए ही लाभ कमाना है, लेकिन प्रॉफिट अर्न करना बहुत ही इंपॉर्टेंट गोल होता है या फिर उद्देश्य, पर्पस कह सकते हैं। तो उसकी गणना के लिए एक निर्धारित एक सर्टेन पीरियड होता है। वो पीरियड क्या रहेगा, वो पीरियड आपका 12 मंथ का रहता है। कितने टाइम का रहता है, वो पीरियड रहता है हमारा 12 मंथ का। तो उस 12 मंथ के जो पीरियड होगा, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा, एक आपने कैलेंडर ईयर सुना होगा, एक आपने फाइनेंशियल ईयर सुना होगा। दो तरह का होता है। कैलेंडर ईयर जो हो जाएगा वो स्टार्ट हो जाता है 1 जनवरी, 1 जैन से स्टार्ट होता है। कब तक चलता है, वो चलता है 31 दिसंबर तक। ये हो जाता है आपका कैलेंडर ईयर। और जो फाइनेंशियल ईयर होता है, जो FY जिसे बोला जाता है, वो आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और कब तक चलता है, वो चलता है हमारा 31 मार्च तक। तो जब हम बात कर रहे होते हैं यहाँ पर कैलेंडर अवधि की, लेखांकन अवधि की, तो वो कौन सी ली जाती है, तो लेखांकन अवधि जो होगी वो आप लोग की स्टार्ट जो होती है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलती है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो कर लगाया जाता है आय के अधिनियम के अंतर्गत वो इसी अनुसार ही लगाया जाता है, आय के अधिनियम के अनुसार। तो इस वजह से जो लेखांकन अवधि होती है वो इसी को ही माना जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा अकाउंटिंग पीरियड अजम्पशन क्या होता है। अब इसमें हम नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे बेसिक प्रिंसिपल। तो बेसिक प्रिंसिपल है, इसमें पहला क्या हो जाएगा, आय प्राप्ति का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रेवेन्यू रियलाइजेशन। आय प्राप्ति क्या है, इसमें आपको पता ही होगा कि इनकम जो होती है या फिर रेवेन्यू जिसे हम कह सकते हैं, तो रेवेन्यू होती क्या है, ऐसी बिजनेस एक्टिविटीज जिनके फलस्वरूप, जिनको करने से जो ओनर है उसकी कैपिटल में इंक्रीज हो जाती है, उसकी कैपिटल बढ़ती है, कैपिटल में वृद्धि होती है, उसको क्या कहा जाता है, रेवेन्यू कहा जाता है। तो यहाँ पर लेखांकन के दृष्टिकोण में अगर हम अकाउंटिंग के पर्पज से बात करें तो वहां पर जितनी भी ऐसी राशि जो कि विक्रय करने पर हमको प्राप्त हो रही है वो सब क्या हो जाती है, आपकी रेवेन्यू में ही आती है। तो यहाँ पर एक चीज आती है कि कौन सी चीजों में हम कब माने कि क्या है आय हमारी हुई है, उसको हम अपने अकाउंट्स में दिखाएं। तो यहाँ पर क्या रहेगा कि जब वस्तु या सेवा जो भी हम कर रहे हैं, कुछ कंपनीज ऐसी होती है जो सर्विस प्रोवाइड कराती हैं, कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो कि गुड्स को आप क्या कर रही होती हैं, सेल कर रही होती हैं। तो वहां पर जिस तरह की भी कंपनी होती है उसी के अकॉर्डिंग जो वस्तु या सेवा होगी उसका जब एक्सचेंज हो जाता है, विनिमय हो जाता है और उपार्जन की जो प्रक्रिया होती, प्रोसेस होती, पूरी कर ली जाएगी, तब माना जाता है कि जो इनकम है या फिर रेवेन्यू जनरेट हो गया है। इसमें यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब आपको ये कंफर्म हो जाए कि अब प्रतिफल में कोई अनिश्चितता नहीं है, जो भी आपने सेल कर दी उसकी अमाउंट आपको मिल जाएगा, तब वहां पर रेवेन्यू को माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट हो जाएगा इसमें व्यय का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेंडिचर। इसमें क्या रहेगा, अब यहाँ पर एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि आय की निर्माण की जो लागत होती है वो व्यय है। एक्सपेंसेस इज द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग रेवेन्यू, कि जो भी रेवेन्यू आप प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कैसे होता है, जो भी एक्सपेंसेस जो होते हैं आपने किए होंगे उस रेवेन्यू को प्रोड्यूस करने में, वही क्या कहलाते हैं, व्यय कहलाते हैं आपके। कि आय का जो निर्माण हम कर रहे हैं, आय को हम जनरेट कर रहे हैं, जिस तरह से आय हमारी हो रही है, जैसे कि आपको कोई सेल कर रहा है प्रोडक्ट्स को, गुड्स को सेल कर रहा है, तो उन गुड्स को बनाने में आपके कुछ एक्सपेंसेस भी तो आ रहे हैं ना,
तो उस वो सारे एक्सपेंसेस, वो सारी जो आपकी व्यय खर्चा आप कर रहे हैं, वही सब आपके क्या है, एक्सपेंडिचर या एक्सपेंसेस कहलाते हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आएंगी, इसमें आपकी जो डायरेक्ट होते हैं, जो डायरेक्ट उस प्रोडक्ट को बनाने में आप लगा रहे हैं, जो प्रत्यक्ष लागत होते हैं, उनको ही हम शामिल करते हैं। तो कौन कौन सी आ जाएंगी, कच्चे माल की लागत हो जाती है, इसमें भाड़ा है, तो कैरिज होती है, किराया रेंट हो जाएगा, इन सब चीजों को इसमें शामिल किया जाता है। तो क्या कहलाते हैं आपके, प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेंसेस कहलाता है। और एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, जो आउटस्टैंडिंग शॉर्ट में मैं लिखूं तो ओएस अगर इसको लिख देते हैं, तो जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं तो उनको भी इसमें शामिल किया जाता है। थर्ड हो जाएगा आय और व्यय के मिलान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मैचिंग रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये पूछा जाता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो व्यापार की पूंजी में वृद्धि होती है वो इनकम हो जाएगी, और आय के उपार्जन में या फिर वस्तुओं को सेल करने में जो कुछ भी लागत आती है वो व्यय हो जाता है। तो उन दोनों का डिफरेंस जो हो जाता है, उनको मिलाया जाता है, उसका डिफरेंस निकल करके आता है, तो वो आपकी प्रॉफिट होती है या फिर लॉस बनता है। तो यहाँ पर इन दोनों की मैचिंग करके ही हम क्या निकालते हैं, प्रॉफिट या फिर लॉस निकालते हैं। तो यही है इन दोनों के मिलान का सिद्धांत। तो यहाँ पर तो इसके अंतर्गत जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं कि जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनाया जा रहा है, तो कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो उस वर्ष में जिनका भुगतान नहीं किया गया, पेमेंट नहीं किया गया, जैसे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, उनको भी दिखाया जाता है। इसके अलावा अगर बात करें कि कुछ चीजें अनड्यू हैं या कुछ व्यय ऐसे हैं जो कि अनड्यू है, नहीं अभी भुगतान किए गए हैं, तो वहां पर या फिर इस तरह से सकते हैं कि जो बीमा है, इंश्योरेंस है, उसको एडवांस में पे कर दिया गया है, तो उसको भी क्या करते हैं हम आर्थिक चिट्ठे में, जो हमारा बैलेंस शीट है उसमें हम दिखाते हैं। यानी कि एडवांस अगर कुछ भी है, पेमेंट करा गया है, तो उसको हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं, क्योंकि वो हमने एडवांस पे पेमेंट कर दिया तो हमारे लिए वो एसेट की तरह हो जाता है। इसके अलावा जो अक्रूड इनकम होती है उसको भी जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे उसमें दिखाते हैं, या फिर इनकम रिसीव हो गई एडवांस में, तो वहां पर उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जो भी चीजें एडवांस में है उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा करके किसमें दिखाते हैं, जो हमारा बैलेंस शीट का होती है उसमें दिखाया जाता है। या फिर जो इस तरह के स्टॉक है जो कि वर्ष के अंत तक जो लेखांकन अवधि थी, हमारा अकाउंटिंग पीरियड था, उसके लास्ट तक हमने नहीं सेल किया था, तो उस बिना बिके हुए माल की जो लागत होती है, कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड स्टॉक होता है, उसको अगले वर्ष में हम लेकर के जाते हैं। किस तरह, वो एक क्लोजिंग स्टॉक की तरह होती है, और अगले वर्ष में वो क्या बन जाती है, वो ओपनिंग स्टॉक बन जाती है। तो ये ध्यान में रखिएगा सारे पॉइंट्स जो मैंने अभी बताया आपको प्रिंसिपल ऑफ मैचिंग रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस में। तो आपसे पूछ सकता है कि अभी जैसे मैंने बताया ही था स्टार्टिंग में कि क्लोजिंग स्टॉक किस वर्ष में बनाया जाता है, क्लोजिंग स्टॉक जो बनाया जाता है तो वो किस अवधारणा के तहत होता है, तो वो कौन सा हो जाएगा, आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पूर्ण प्रकटीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन जरूर आता है। इसमें एक लाइन ध्यान में रखिएगा कि प्रत्येक व्यापारिक लेखा प्रलेखित साक्ष्यों पर आधारित है और प्रमाणित होना अनिवार्य है। एवरी बिजनेस रिकॉर्ड मस्ट बी बेस्ड एंड सपोर्टेड बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। इसमें एक चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि जो पूर्व प्रकटीकरण का सिद्धांत होता है वो सीधे सीधे नाम से ही क्लियर हो रहा है। पूर्व प्रकटीकरण यानी कि फुल डिस्क्लोजर, कि बिजनेस में या जो आपकी कंपनी है उसमें जो कुछ भी हो रहा है उसको पूरी तरह से, पूरी ईमानदारी और पूरी निष्पक्षता के साथ, पूरी ऑनेस्टी के साथ प्रकट किया जाए, दिखाया जाए, डिस्क्लोज किया जाए। यानी कि लेखांकन इस तरह से किया जाए कि वो पूरी कंपनी की सही स्थिति को दर्शाता है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है कि डिप्रिसिएशन जो लगाया गया है किस मेथड से लगाया गया है, क्या उसमें चेंजेस अगर आए हैं, तो स्टॉक है उसका मूल्यांकन जो है उसमें अगर परिवर्तन किया गया है वो कैसे किया गया है। जो कंटीजेंट लायबिलिटीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि संभावित दायित्व को बैलेंस शीट में टिप्पणी के तौर पर दिखाने के लिए कौन सी अवधारणा के तहत या कौन सा सिद्धांत कहता है, तो वो हो जाएगा आपका पूर्व प्रकटीकरण का प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर का सिद्धांत। तो यहाँ पर इसको नोट कर लीजिएगा, इस पॉइंट को जरूर से, कि जो भी संभावित दायित्व होते हैं बैलेंस शीट में टिप्पणी के तौर पर नीचे कौन से अवधारणा में दिखाए जाते हैं, प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर में दिखाए जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन जरूर बनता है। नेक्स्ट है जांच योग लिखित प्रमाण का सिद्धांत, वेरिफिएबल ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल। तो जांच योग लिखित प्रमाण का सिद्धांत क्या कहता है कि जितने भी हम अकाउंट्स अपने बना रहे हैं, जो लेन देन हमने किए हैं, जो ट्रांजेक्शन हमने किए हैं, उन सब के कुछ ना कुछ क्या होते हैं, साक्ष्य भी होते हैं, कुछ ना कुछ प्रमाण होते हैं। जैसे कि आप अगर मार्केट से कुछ खरीदते हैं तो रिसिप्ट मिलती है, कैश मेमो मिलता है, या फिर अगर कोई ऑर्डर दे रहा है तो वहाँ पर बीजक होता है, इनवॉइस होता है, तो कुछ ना कुछ क्या होती है, रिसिप्ट्स होती हैं।
तो उन रिसिप्ट से ही मिलान करना चाहिए, जिससे कि जो ट्रांजेक्शन्स हों वो सही हों और जो हमने अकाउंट्स बनाए हैं वो भी विश्वसनीय हो और सही हो सके और लेखे शुद्ध माने जाएं। और ये चीज़ कहाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, जब ऑडिटिंग होती है, अंकेक्षण होता है, वहाँ वाउचिंग की जाती है, प्रमाणन जिसे कहा जाता है। अभी आप ऑडिटिंग के भी आगे जो इसमें वीडियोस आएंगी उसमें इसके बारे में भी पढ़ेंगे, तो वहाँ पर भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आ जाता है हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल, ऐतिहासिक लागत का सिद्धांत। इसमें क्या रहेगा, जो ऐतिहासिक लागत होती है कि जो भी हम अपनी बुक्स अपनी बना रहे होते हैं वहाँ पर उन पुस्तकों में जो एसेट्स होती हैं तो उनको उनके लागत मूल्य पर ही दिखाया जाता है। और आगे चल के जो मार्केट वैल्यू की वजह से चेंजेस हो जाते हैं उन एसेट में, उससे कमी हो या वृद्धि हो तो वहाँ पर उसमें कोई चेंज नहीं होता है, उसको उसी के ही रूप में ही दिखाया जाएगा जो उनकी एक्चुअल में जो हमने परचेज किया था उस टाइम कॉस्ट प्राइस था, उसी कॉस्ट प्राइस पर ही दिखाया जाता है। उसके बाद आ जाता है द्विपक्षीय सिद्धांत, डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द्विपक्षीय सिद्धांत जो है इसी पर ही आपके क्या बेस्ड है, अकाउंटिंग इक्वेशंस बेस्ड हैं, जो कि आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर इससे पूछा जाता है। अकाउंटिंग के आपके दो साइड होते हैं, एक डेबिट हो जाता है, दूसरा क्रेडिट हो जाता है, और उसी से मिलकर क्या बने हैं आपके अकाउंटिंग इक्वेशंस बनी, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे। 3 अकाउंटिंग इक्वेशंस दे रखी हैं। पहली हो जाएगी एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। आपको याद होगा बैलेंस शीट जो हम बनाते हैं तो वहाँ पर दो साइड होते हैं, एक साइड में क्या रहता है लायबिलिटी, दूसरी साइड हो जाती है कैपिटल, दूसरी साइड हो जाती है एसेट। लायबिलिटी में कैपिटल प्लस लायबिलिटीज हो जाती है, एसेट में आपकी करंट एसेट है, फिक्स्ड एसेट है, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर है, वो सब दे रखे होते हैं। तो एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, या फिर कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटीज, या फिर लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट माइनस कैपिटल। ये तीनों क्या है आपके अकाउंटिंग इक्वेशन से, इसमें से कोई भी पूछ सकता है। और ये किस पर डिपेंड है, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेखांकन समीकरण या अकाउंटिंग इक्वेशन जो हैं वो किस पर डिपेंड होती हैं। वो हो जाएंगे आपके बही खाता की जो दोहरा लेखा प्रणाली है, यानी कि डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, इस पर डिपेंड है, इस पर आधारित है। तो इसको ध्यान रखिएगा, इससे कई क्वेश्चन आपके निकलते हैं। नोट्स भी साथ साथ बनाते चलिए, क्योंकि अगर आप नोट्स बनाते रहेंगे अपनी लैंग्वेज में तो आपको बहुत आसान पड़ेगा। वो कैसे बनाने हैं इस पर एक अलग से मैंने वीडियो अपलोड करी है अपने चैनल पर, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, देख लीजिएगा कि कॉमर्स के नोट्स किस तरह से बनाए जाते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। कोई भी एग्जाम हो आपका, अभी जूनियर अकाउंटिंग क्लर्क का है, इसके अलावा अगर आपका कोई पीजीटी का हो, टीजीटी का हो, कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो तो आपके लिए वो हेल्पफुल रहेंगे। तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाता है डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएंगे जो मॉडिफाइंग प्रिंसिपल होते हैं। इसमें से सब आपके इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी तक जो आपने ऊपर पढ़े थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। इसमें मैं आप लोग को ब्रीफली समझा देती हूँ, अगर कोई आएगा क्वेश्चन तो आप लोग को इजी रहेगा। पहला हो जाता है नियमितता का परिवर्तनशील सिद्धांत, मॉडिफाइंग प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी। इसमें कह रहा है कि जो भी अकाउंट्स रखे जा रहे हैं, क्योंकि बिजनेस तो आपका बहुत लंबे टाइम तक चल रहा है, कोई भी बिजनेस का तो शुरू नहीं करता ना, क्या शुरू किया कल बंद कर देगा, क्योंकि सोचते ही होती है ना कि हम लॉन्ग टाइम तक इसको चलाते रहेंगे। तो यहाँ पर ये माना जाता है कि जो भी लेखे रखे जा रहे हैं, अकाउंट्स रखे जा रहे हैं, उनका जो भी मेथड है, जो भी प्रिंसिपल यूज किया जा रहा है वही लगातार कंटिन्यू चलता रहेगा, इसीलिए इसको कंसिस्टेंसी का प्रिंसिपल बोला जाता है। सेकंड हो जाएगा रूढ़िवादिता का परिवर्तनशील सिद्धांत, मॉडिफाइंग प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी। इसमें क्या कहेगा, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। इसमें क्या कहा जाता है कि लाभ की आशा ना करें और सभी संभव दायित्वों का प्रावधान करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये टैगलाइन समझ लीजिए इसकी है कि लाभ की आशा नहीं करें और सभी संभव हानियों के लिए प्रावधान करें। एंटिसिपेट नो प्रॉफिट एंड प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस, कि हम ये नहीं देखना चाहिए कि अभी हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, लेकिन इन फ्यूचर क्या हमें हानियां हो सकती हैं, उसके लिए हम अपने पास इतना प्रावधान, इतना प्रोविजन करके रखें कि उन हानियों से हम निपट सके और हमारे बिजनेस पर उसका इफेक्ट ना पड़े। इसमें इसीलिए जो रिजर्व सीक्रेट रिजर्व होते हैं उनको बनाने की ही बात कही गई है। तो पूछा जा सकता है कि सीक्रेट रिजर्व जो होते हैं वो किसके अंतर्गत आएंगे या कौन बनाने के लिए कौन सी अवधारणा कहती है, वही आपकी हो जाएगी रूढ़िवादिता का परिवर्तनशील सिद्धांत। और एक चीज का इसमें ध्यान रखिएगा कि अगर ये पूछा जाता है कि व्यापार की सही वित्तीय स्थिति को कौन नहीं दिखाता, तो वो यही वाला सिद्धांत है। इसी सिद्धांत को कि जब हम सीक्रेट रिजर्व बनाएंगे, तो सीक्रेट रिजर्व अगर बनाएंगे तो जो प्रॉफिट है हमारा वो सही नहीं दिखाया जाएगा ना, तभी तो उसमें से हम सीक्रेट रिजर्व बना पाएंगे। तो इस वजह से जो भी बिजनेस है, हमारे जो अकाउंट्स होंगे उसके रखे हुए, वो सही बिजनेस की सिचुएशन को, स्थिति को नहीं दिखाएंगे। ये भी बात ध्यान में रखिएगा। फिर आ जाता है सार्थकता का परिवर्तनशील सिद्धांत। इसमें क्या होता है कि
इसमें फाइनेंशियल आइटम्स को भी लिखा जाता है, जो नॉन फाइनेंशियल आइटम होते हैं उनको छोड़ दिया जाता है। प्रकटीकरण का प्रदर्शन सिद्धांत, मॉडिफाइड प्रिंसिपल ऑफ डिस्क्लोजर, इसमें क्या रहेगा कि इसमें जो अकाउंट्स होते हैं या जो हम स्टेटमेंट तैयार कर रहे होते हैं वो इस प्रकार से रखे जाते हैं कि जो भी रिलेटेड हैं पक्षकार या फिर जो पार्टीज रिलेटेड हैं जिनके लिए अकाउंटिंग का काम मेनली किया जा रहा है, क्योंकि आंतरिक भी होती हैं बाह्य भी होती हैं, उनकी आवश्यकताओं को या जिस पर्पज से किया जा रहा है उस पर्पज को वो सही से पूरा करें और वो सारी सूचनाएं उनको प्रोवाइड करा सकें। उसके बाद है समयबद्धता का प्रयत्नशील सिद्धांत। इसमें क्या रहेगा कि एक निश्चित अवधि के लिए रखा जाता है, जैसे कि वो हाफ ईयरली भी हो सकती है, क्वार्टरली भी हो सकती है, मंथली भी हो सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग ही जो बुक्स हम बना रहे हैं उसको पूरा कर लेना चाहिए। फिर आ जाता है रूपरेखा पर तथ्य के प्रभुत्व का प्रयत्नशील सिद्धांत, मॉडिफाइड प्रिंसिपल ऑफ सब्सटेंस ओवर फॉर्म। इसका मतलब ये हो जाता है कि जो भी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस होते हैं उनमें मेनली क्या रहते हैं, फैक्ट्स होते हैं। उन फैक्ट्स के अकॉर्डिंग ही चीज़ों को लिखना चाहिए, संक्षिप्त और सत्य और सरल रूप में। उसको ज़्यादा डिटेल में जाकर के चीज़ों को मतलब कंफ्यूजिंग नहीं बनाना चाहिए। जो डायरेक्टली चीज़ें हैं उसी के अनुसार ही उनकी प्रकृति को परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए ही लेके रखने चाहिए। फिर आ जाता है लागत और लाभ का प्रयत्नशील सिद्धांत। इसमें क्या रहेगा कि जो भी हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती है उसको कलेक्ट करने की अपनी क्या होती है, कॉस्ट आती है। तो ऐसी स्थिति में हमें सिर्फ उन्हीं चीज़ों को कलेक्ट करना चाहिए, उन्हीं इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना चाहिए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो बिजनेस के पर्पज से। अनावश्यक चीज़ों को नहीं करना चाहिए जिससे कि हमारी कॉस्ट बढ़ जाए, क्योंकि जाहिर सी मतलब पूरा एक अलग डिपार्टमेंट होता है। जो बड़े बिजनेस होते हैं वहाँ पर अपना एक अकाउंटिंग का डिपार्टमेंट ही अलग होता है। जैसे कि यही आप लोग की वैकेंसी आई है तो इसमें एक अलग डिपार्टमेंट है ना अकाउंटिंग का, उसमें ये वैकेंसी आप लोग के लिए आई है। तो वहाँ पर क्या हो, उसकी भी एक रखने की लागत आती है। भाई ऑफिस होगा पूरा, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का, फर्नीचर का, जो सैलरी आप लोग को दी जाएगी, सारे खर्चे आते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है, वही चीज़ों को रखना चाहिए, जो अननेसेसरी उनको रखना नहीं चाहिए। उद्योग और परंपरा का परिवर्तनशील सिद्धांत। इसमें क्या रहेगा कि अब हर तरह की अलग अलग क्या है इंडस्ट्रीज होती हैं, तो उन इंडस्ट्रीज की अपनी कुछ अलग विशेषताएं होती हैं, फीचर्स होते हैं। उनके अकॉर्डिंग ही उनकी आवश्यकताएं अलग अलग हैं लेखांकन को रखने की, अकाउंटिंग को करने की। तो उनको ध्यान में रखते हुए सबके जो लेखे हैं अकाउंट्स में थोड़ा बहुत क्या है आपस में बदलाव हो सकता है। जैसे कि एक जो प्रॉफिट के पर्पज से कंपनीज बनाई जाती हैं, एक जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। तो दोनों में क्या रहता है, जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वहां पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनता। वहां पर क्या बनता है, वहां पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है। वहां पर आपका कैश बुक नहीं बनती, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है। तो अलग अलग चीजें होती हैं, उसके अकॉर्डिंग ही जो व्यवसाय है, बिजनेस है, उनकी डिमांड क्या है उसके अकॉर्डिंग अलग से बनाया जाता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, सारे प्रिंसिपल्स को मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे कौन सा प्रिंसिपल है, क्या क्वेश्चन उनसे बन सकते हैं। अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना है तो उन क्वेश्चन को आपने नोट किया होगा कि क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अभी तक आपके 5-6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन आराम से तैयार हो गए होंगे। अगर आपने वो चीज ध्यान में नहीं रखी है दोबारा से पूरी वीडियो देखिए, तो उन सारे पॉइंट्स को नोट करिए। क्वेश्चन वाइज ही क्या क्वेश्चन बन सकता है, उसका आंसर क्या होगा। तो आइए अब कुछ एमसीक्यू सॉल्व करते हैं जिससे कि हमें क्लियर हो जाए जो भी हमने अभी तक सीखा है। गैप का अर्थ है, गैप स्टैंड्स फॉर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रोविजंस, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग पॉलिसीज, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि गैप का क्या अर्थ है। तो मैंने बताया था वहां पर आपको कि गैप क्या है। जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बनाए गए थे तो कुछ जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल उसमें से थे, तो वो कौन से हैं, वो कहलाते हैं आपके गैप। गैप की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी यहाँ पर, लेखांकन का सामान्य सिद्धांत या फिर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लेखांकन सिद्धांत के अनुसार संस्था और स्वामी को अलग अलग माना जाना चाहिए। Which accounting principle states that companies and owners should be treated as separate entities? Monetary unit assumption, business initiative concept, periodicity assumption या फिर going concern concept। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो संस्था है, एक कंपनी है और जो इसका स्वामी होता है, दो अलग अलग हो, दोनों अलग अलग हैं, एक नहीं है। ऐसे तो मैंने आपको बताया था, ऐसे कंपनी है, कंपनी को क्या माना जाता है, एक आर्टिफिशियल बॉडी माना जाता है, कृत्रिम व्यक्ति माना जाता है। तो उसमें कोई भी आए कोई भी जाए, उससे कंपनी के अस्तित्व पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो वो कौन सी अवधारणा हो जाएगी, उसे कहते हैं व्यापार की पृथक इकाई की संकल्पना,
बिजनेस इनिशिएटिव कॉन्सेप्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी जो मौद्रिक अवधारणा थी उसमें मेजर किया जा सके, जिन ट्रांजैक्शंस को मौद्रिक रूप में मापा जा सके उनको ही शामिल करना चाहिए। जो लेखांकन अवधि है कि एक निर्धारित अवधि होती है 12 मंथ की, 12 मंथ की और चालू व्यापार की, तो इसमें यह माना जाता है कि अनंत काल तक, इन्फिनिट टाइम तक हमारा जो बिजनेस है वो चलता रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लागत या व्यय को उसी समय दर्ज किया जाना चाहिए जिस राजस्व से वे संबंधित हैं या फिर जिस आगम से वो संबंधित हैं, वक्र सिद्धांत द्वारा निर्दिष्ट है। कॉस्ट और एक्सपेंसेस मस्ट बी रिकॉर्डेड एट द सेम टाइम एज द रेवेन्यू टू विच दे कोरिस्पोंडेंट इज स्पेसिफाइड बाय विच प्रिंसिपल? मैचिंग प्रिंसिपल, गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल, कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल, प्रूडेंस प्रिंसिपल। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि जो लागत है या फिर जो व्यय होते हैं, एक्सपेंसेस जो होते हैं, तो उनको कब वह दिखा लेना चाहिए जिस समय वो जनरेट होते हैं, जिस समय रेवेन्यू हो रहा है उसी टाइम ही दिखा देना चाहिए। तो ये किस सिद्धांत द्वारा कहा गया है, किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? ये किसमें आता है? तो मैंने आप लोग को पढ़ाया था, एक आप लोग का रेवेन्यू कॉन्सेप्ट था, एक आप लोग का एक्सपेंसेस कॉन्सेप्ट था और एक था मैचिंग कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर जो आय है और व्यय है दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसमें या तो इनकम प्रॉफिट होगा या तो लॉस होता है, उसमें समझाया था आपको मैंने मैचिंग प्रिंसिपल के बारे में। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कौन सी अवधारणा बताती है कि प्रत्येक डेबिट के लिए एक क्रेडिट है? विच कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट फॉर एवरी डेबिट देयर इज अ क्रेडिट? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, सब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। यहाँ पर आपसे पूछा है कि प्रत्येक डेबिट के लिए एक क्रेडिट होता है, तो कौन सी अवधारणा है वो? मुद्रा मापन की, लेखांकन अवधि की, पृथक इकाई की या फिर द्विपक्षीय? तो यहाँ पर ये क्या हो गया? ये ड्यूअल एस्पेक्ट हो गया, द्विपक्षीय अवधारणा हो गई कि एक प्रत्येक डेबिट के लिए एक क्रेडिट होता है। तो आपके जो अकाउंटिंग समीकरण थे नहीं, अकाउंटिंग इक्वेशंस मैंने आप लोग को पढ़ाई थी, उसके अनुसार है कि माना जाता है कि एवरी डेबिट देयर इज अ क्रेडिट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आय मापने के लिए सबसे स्वीकार्य विधि है। फॉर मेजरिंग इनकम द मोस्ट एक्सेप्टेबल मेथड इज to apply normal rate of return on capital invested, to apply the average return industry on capital, to match the cost with revenue, to find out the difference in net worth as on two dates। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि आय को मापने की कौन सी विधि जो है वो स्वीकार्य है, एक्सेप्टेबल मानी जाती है? कि निश्चित निवेशित पूंजी पर प्रतिफल की सामान्य दर, पूंजी को उद्योग में औसत रिटर्न लागू करने के लिए लागत को आय के साथ मिलाना, दो तिथियों पर निवल मूल्यों में अंतर का पता लगाना। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जो इनकम होती है उसको मेजर करने की कौन सी जो स्वीकार्य विधि है, तो वो स्वीकार्य विधि क्या हो जाती है? लागत को आय के साथ मिलाना, टू मैच द कॉस्ट विद रेवेन्यू। तो एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लेखांकन समीकरण का सही रूप है, द करेक्ट फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन इज। यहाँ पर आपको कुछ अकाउंटिंग इक्वेशन दे रखी है, इसमें से आपको ये बताना है कि इन चारों में से करेक्ट कौन सी है। एसेट माइनस रिसीवेबल्स इज इक्वल टू कैपिटल, एसेट प्लस रिसीवेबल्स इज इक्वल टू कैपिटल, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल या फिर एसेट्स प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल। बहुत ही सिंपल सा इसी सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। आई होप सभी बच्चों का आंसर इसमें करेक्ट होगा, क्योंकि आप लोग को मैंने पढ़ाया था और आप लोग को आता भी होगा, क्योंकि कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो आपको ये तो बेसिक सी चीजें पता होनी ही चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। राजस्व मान्यता सिद्धांत के अनुसार विक्रय राजस्व का लेखा कब किया जाना चाहिए? एज पर रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल, सेल्स रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एट द टाइम व्हेन order is taken for merchandise, ownership of goods gets transferred from the seller to the buyer, cash is received, all of the above। क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ पर जो राजस्व मान्यता सिद्धांत या फिर हम यहाँ पर आगम का सिद्धांत भी कह सकते हैं, आगम मान्यता सिद्धांत के अनुसार जो विक्रय आगम का लेखा होगा वो कब किया जाएगा? कि जब माल का ऑर्डर मिलता है तब, जब माल का स्वामित्व विक्रेता से क्रेता को स्थानांतरित हो जाता है तब, जब नगद प्राप्त होता है तब, या फिर इन तीनों ही कंडीशंस में मान लिया जाएगा कि हमारी जो रेवेन्यू है वो जनरेट हो चुकी है, उसको हम
लेखा कर लेते हैं, फिर रिकॉर्ड में अपने दिखा देते हैं। तो तब दिखाया जाएगा जब जो माल होगा, जो गुड्स होते हैं, उसको जो ओनरशिप होती है वो सेलर से बायर को ट्रांसफर हो जाती है, यानी कि जो उसे परचेज कर रहा उसको हमने ओनरशिप ट्रांसफर कर दी। एक होता है आप लोगों का किसी वस्तु को यूज करने का अधिकार, किसी वस्तु को हम अपने अधिकार में ले सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। एक होता है स्वामित्व का हस्तांतरण होना, ओनरशिप का ट्रांसफर होना। जैसे कि आप लोगों ने हायर परचेज सिस्टम पढ़ा होगा या फिर इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम पढ़ा होगा, तो वहां पर जो लास्ट किस्त का भुगतान जब तक नहीं हो जाता तब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती, और एक में क्या होता है कि जैसे ही पहली किस्त दी जाती है ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। यहाँ पर क्या होगा कि जब पहली ही किस्त दे करके जैसे ही ओनरशिप का ट्रांसफर होगा वैसे ही मान लिया जाएगा कि रेवेन्यू हो गया है और उसको हम अपने रिकॉर्ड में लिख लेंगे। तो एक आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन बी होगा। और ये कौन सी अवधारणा है, ये हो जाएगी हमारी प्रिंसिपल ऑफ रेवेन्यू रियलाइजेशन की अवधारणा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवधारणा के कारण लेखांकन गैर वित्तीय लेन देन को रिकॉर्ड नहीं करता है? ड्यू टू विच कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग डजंट रिकॉर्ड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, अक्रूअल कॉन्सेप्ट या फिर कॉस्ट कॉन्सेप्ट? यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वो कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम जो गैर वित्तीय लेन देन होंगे उनका लेखा नहीं करते, उनको हम रिकॉर्ड में नहीं रखते हैं? चालू व्यापार की, मुद्रा मापन की अवधारणा, उपार्जन अवधारणा या फिर लागत अवधारणा? तो यह बहुत ही सिंपल सा है। जो हमारे गैर वित्तीय लेन देन है कब नहीं दिखाए जाएंगे, जो जिनको हम मुद्रा में माप ही नहीं सकते, मनी में मेजर ही नहीं कर सकते, तो उनको हम नहीं दिखाएंगे। तो वो कहाँ आ जाएंगे, आपके मुद्रा मापन की अवधारणा में आ जाएंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अवधारणा के अनुसार व्यवसाय के स्वामी को व्यवसाय के लेनदार के रूप में माना जाता है? द ओनर ऑफ द बिजनेस इज ट्रीटेड एज अ क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट? इनिशिएटिव कॉन्सेप्ट, मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट? क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है कि जो कॉन्सेप्ट अभी आपको मैंने पढ़ाए थे प्रीवियस वीडियो में, उसके अनुसार कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट होता है कि जो बिजनेस जो ऑपरेट कर रहा है, चला रहा है, जो बिजनेस का ओनर है, स्वामी है, उसको भी एक लेनदार की तरह, एक क्रेडिटर की तरह देखा जाता है। तो कौन सी अवधारणा आपकी हो जाती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो कौन सी अवधारणा होती है, वो आपकी इकाई अवधारणा या फिर इनिशिएटिव कॉन्सेप्ट हो जाता है, जिसमें कि जो बिजनेस है उसका अस्तित्व अलग होता है और बिजनेस अलग होता है। यानी कि जो बिजनेस को चला रहा है और जो जो बिजनेस, दो अलग अलग व्यक्ति होते हैं। जैसे कि आपको कंपनी के बारे में पता है कि कंपनी क्या एक आर्टिफिशियल बॉडी होती है, तो किसी भी सदस्य की या फिर जो कोई शेयर होल्डर है या डिवेंचर होल्डर है, कोई भी आ रहा है जा रहा है, उसका कंपनी को कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, कंपनी लगातार वैसे ही चलती रहती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लेखांकन की उपार्जन अवधारणा के अनुसार किसी भी वित्तीय या व्यावसायिक लेन देन को रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। एज पर द accrual concept of accounting, any financial or business transaction should be recorded. When profit is computed, when balance sheet is prepared, when cash received or paid, when transaction occurs. क्वेश्चन कह रहा है कि जो लेखांकन की उपार्जन अवधारणा है उसके अनुसार कोई भी व्यवसायिक या फिर वित्तीय लेन देन जो होता है, फाइनेंशियल या फिर आप लोगों का जो बिजनेस ट्रांजेक्शन है, उसको कब रिकॉर्ड किया जाना चाहिए, उसका लेखा कब रखना चाहिए, बेसिकली ये पूछा जा रहा है। तो जब लाभ की गणना होती है, या आर्थिक चिट्ठा तैयार होगा, या फिर नगद प्राप्त भुगतान हो, या फिर जब लेन देन होता है, तो कब किया जाएगा, जब लेन देन होता है, ट्रांजेक्शन होता है, वैसे ही उसका लेखा कर लिया जाता है। उसी के बेसिस पर तो आगे जाके क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकाला बनाया जाएगा, आर्थिक चिट्ठा बैलेंस शीट बनाई जाएगी। इसलिए जो लेखा होता है, रिकॉर्डिंग का काम होता है, वो ट्रांजेक्शन जैसे ही होगा वैसे ही कर लिया जाएगा। सबसे पहले जर्नल बनता है ना, सबसे पहले जर्नल बनाएंगे, फिर हम लेजर तैयार करते हैं। अगर जर्नल के बाद सब्सिडरी बुक्स हैं तो उसको तैयार करेंगे, फिर हम लेजर तैयार करेंगे, कैश बुक बनाते हैं। इसके अलावा अगर कैश बुक बनाते हैं तो कैश अकाउंट नहीं बनाया जाता, आपको पता ही होगा। उसके बाद ट्रेडिंग बनता है, बैलेंस शीट बनती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लेखांकन चक्र में शामिल नहीं है। द अकाउंटिंग साइकिल डजंट इंक्लूड रिकॉर्डिंग, डिसीजन मेकिंग, क्लासिफिकेशन, इंटरप्रेटिंग। क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि जो एक लेखांकन चक्र होता है उसमें क्या चीज शामिल नहीं है। तो यहाँ पर आगे कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, रिकॉर्डिंग करना, निर्णय लेना, वर्गीकरण करना, फिर विश्लेषण करना। लेखांकन चक्र क्या होता है, लेखांकन चक्र क्या होता है, अकाउंटिंग साइकिल जिसे कहा जाएगा। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे एक फिगर, इसमें क्या रहेगा
सबसे पहले ट्रांजेक्शन हो जाते हैं, फिर जर्नल आ जाता है, उसके बाद इससे बनाते हैं लेजर, हम लेजर से बनाते हैं ट्रायल बैलेंस से बनेगा ट्रेडिंग अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर बैलेंस शीट तैयार होती है, उसके बाद उसका हम एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन करते हैं। इसी तरह से आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है, फंड फ्लो बनता है, रेशो एनालिसिस होता है, बीईपी एनालिसिस होता है, वो सारी चीजें आ जाती हैं इसमें। तो यहाँ पर क्या चीज अकाउंटिंग साइकिल में इसमें शामिल नहीं की जाएगी, तो अकाउंटिंग साइकिल जो होता है वहां पर जो निर्णय लेना है, डिसीजन मेकिंग है, उसको शामिल नहीं किया जाता। बाकी ये तीनों ही चीजें आती है। रिकॉर्डिंग बिल्कुल लेखा रखा जाएगा जैसे जर्नल में रखा जाता है। वर्गीकरण जब हम लेजर बनाते हैं तो वहां पर आपको पता ही होगा कि 3 टाइप के अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल, नॉमिनल और रियल। तो उन तीनों के बेसिस पे वर्गीकृत किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है। विश्लेषण इंटरप्रेटिंग, अभी आपको मैंने समझा ही दिया कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे, फंड फ्लो बनाते हैं। डिसीजन मेकिंग का काम जो होता है वो इस लेखांकन चक्र में नहीं आता। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। इसलिए जो आपका रेखांकन चक्र है इसमें से और भी कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, कौन सा कार्य किसके बाद किया जाता है, कि जर्नल कब बनता है, लेजर क्या, कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से भी दे सकते हैं कि सारी चीजें दे रखी हूँ, आपसे पूछे कि सही सीक्वेंस क्या है, सही क्रमबद्ध क्या कैसे करेंगे, तो जर्नल आएगा, फिर लेजर आएगा, फिर ट्रायल बैलेंस आएगा। इस तरह से भी पूछ सकता है एग्जाम में, तो उसको ध्यान में रखिएगा कि अकाउंटिंग साइकिल कैसे चलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से एक लेखांकन सिद्धांतों की विशेषता नहीं है। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। रिजल्ट ओरिएंटेड, फैक्चुअल, प्रैक्टिकल, समराइजिंग। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि लेखांकन सिद्धांतों की कौन सी इसमें से एक विशेषता नहीं होती है। ये परिणामों पर आधारित होते हैं, तथ्यात्मक होते हैं, व्यवहारिक होते हैं, या फिर सारांश होते हैं। तो यहाँ पर जो लेखांकन सिद्धांत होंगे, जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड भी होते हैं, फैक्चुअल भी होते हैं, तथ्यों पर तो पूरी तरह आधारित होते हैं कि जैसा भी ट्रांजेक्शन होगा, जिस तरह का होगा, जिस नेचर का होगा, उसी के अकॉर्डिंग काम किया जाएगा। यानी कि कोई भी ट्रांजेक्शन होगा तभी तो तथ्य बनेगा, फैक्ट होगा, उसी के बेसिस पे एंट्रीज की जाएंगी। प्रैक्टिकल भी होते हैं, व्यवहारिक होते हैं, आप काल्पनिक कोई भी सोच करके एंट्री नहीं कर देते, जो एक्चुअल में हुए होते हैं ट्रांजेक्शन, उनकी ही एंट्री की जाती है। तो यहाँ पे जो समराइजिंग होगा, सारांश। सारांश जो होता है वो लेखांकन सिद्धांत सारांश को नहीं बताते हैं। सारांश का काम जो होता है आपका अलग हो जाएगा कि कैसे समराइज करके चीजों को दिखाया जाएगा उसमें। यहाँ पे समराइजिंग का काम नहीं होता है। बाकी तीनों ही विशेषताएं या फीचर्स जो होते हैं वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में होते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा था विशेषता क्या नहीं है। क्वेश्चन पे ध्यान जरूर दिया करिए, अक्सर यहाँ पर गलती हो जाती है कि क्या पूछा है, पूछ रहा था विशेषता नहीं है, तो विशेषता नहीं है वो समराइजिंग विशेषता नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगति परिपाटी के अनुसार लेखांकन सिद्धांत डैश होने चाहिए। अकॉर्डिंग टू कंसिस्टेंसी कन्वेंशन अकाउंटिंग प्रिंसिपल शुड बी कंसिस्टेंट, वेरिएबल, फ्लेक्सिबल, फैक्चुअल। क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि जो आपकी कंसिस्टेंसी कन्वेंशन है उसके अनुसार लेखांकन सिद्धांत जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, एक जैसे होते हैं, चर होते हैं, लचीले होते हैं, या फिर वास्तविक होते हैं। वेरिएबल का मतलब यहाँ पर परिवर्तनशील हो जाएगा, चलिए आपके परिवर्तनशील होते हैं। तो जो संगति परिपाटी कंसिस्टेंसी कन्वेंशन है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो भी हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल का यूज कर रहे हैं, जिस भी तरीके से अपने अकाउंट्स को बना रहे हैं, लगातार वैसे ही आगे भी हम बनाते रहेंगे, उसमें चेंजेस नहीं होंगे। तो क्या होते हैं? कंसिस्टेंट होता है, एक जैसे रहते हैं। एक आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लेखांकन सिद्धांत के तत्व हैं। एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इज रिलेवेंस, ऑब्जेक्टिविटी, फैसिबिलिटी, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है लेखांकन सिद्धांत के क्या तत्व होते हैं, क्या एलिमेंट्स होते हैं। औचित्यपूर्ण होता है, उद्देश्यपूर्ण होता है, व्यवहारिक होता है, फिर ये सभी। तो जो लेखांकन सिद्धांत होते हैं औचित्यपूर्ण, रिलेवेंस भी होते हैं, ऑब्जेक्टिव भी कुछ ना कुछ होता है, उसके अकॉर्डिंग चीजों को रखने का, व्यवहारिक भी होते हैं। तो तीनों ही उसके एलिमेंट्स होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लेखांकन सिद्धांत की सीमा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स? रिकॉर्डिंग ऑफ ओनली मॉनेटरी फॉर्म ऑफ इवेंट्स, लैक ऑफ कॉमन व्यूज बोथ ऑफ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से कौन सी लिमिट्स नहीं है जो लेखांकन सिद्धांत होते हैं उनकी। लिमिट्स क्या होती हैं? मतलब कहने का ये हो जाता है कि कौन से काम ऐसा है जो कि लेखांकन सिद्धांतों के जरिए हम नहीं कर सकते। तो क्या हो जाएगा? केवल मौद्रिक घटनाओं का लेखा करना, एक मत का भाव, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या सीमा नहीं है? लेखांकन सिद्धांत की सीमा नहीं है जो पूछ रहा है। तो लेखांकन सिद्धांत की सीमा जो है वो ये दोनों ही नहीं होगा,
केवल मौद्रिक घटनाओं का लेखा किया जाता है, ये उसकी एक सीमा है। क्यों? क्योंकि जो लेखांकन सिद्धांत होते हैं हमें ये बताते हैं जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं उनका ही लेखा किया जाता है। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, क्या कह रहा है, लेखांकन सिद्धांत की सीमा नहीं है। लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, यानी कि जो इसकी विशेषता होगी, इसका गुण होगा, इसकी मतलब अच्छाई होगी, वही तो इसकी सीमा नहीं होगी ना। तो यहाँ पर केवल मौद्रिक घटनाओं का लेखा, तो ये एक सीमा है, एक लिमिट है कि इसमें से फाइनेंशियल चीजों को ही लिखा जाता है, उनके बारे में ही बात की जाती है। एक मत का भाव सही है क्योंकि प्रिंसिपल्स बहुत से, एक प्रिंसिपल कहता है कि जो संभावित दायित्व फ्यूचर में हमारे पास होने वाले हैं उनका भी हमें जो है रखना चाहिए बना करके, इसके लिए सीक्रेट रिजर्व बनाना चाहिए। तो एक कहता है कि हमें कुछ भी नहीं बनाना चाहिए इस तरह का, जो कुछ भी हमारे बिजनेस की सही स्थिति उसको प्रकट कर देना चाहिए, जो फुल डिस्क्लोजर का सिद्धांत है, प्रीवियस मैंने आपको समझाया था। तो क्या है, आपस में क्या है, एक जैसा नहीं बोल रहे हैं, दोनों बातें अलग अलग है, कॉमन व्यू नहीं है। तो यहाँ पर एक मकसद का भी अभाव होता है, तो यहाँ पर सिद्धांत की भी सीमा है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ये दोनों ही क्या है, आपकी सीमाएं हैं, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्रीवियस वीडियो में हमने इसकी थ्योरी पढ़ ली थी, इसमें हमने इसके एमसीक्यू सॉल्व कर लिए हैं। इसी तरह आपके आगे की भी वीडियोस आती रहेंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में। उससे भी एक क्वेश्चन जरूर बनता है, कि दो क्वेश्चन कभी कभी मैचिंग में दे देते हैं, तो चार आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दे देंगे, वो फिक्स से रिलेटेड है, वो पूछ लेगा, तो वो भी आपको अच्छे से तैयार करना होगा। नेक्स्ट वीडियो उसी से रिलेटेड रहेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा। इसी तरह की वीडियोस आपको मिलती रहें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा और फ्रेंड्स साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।